Hello everyone, welcome in this lecture. Students, today we will study very interesting phenomena, polarization of light. In a previous lecture we have discussed diffraction of light. So as we know, the light is a transverse wave. Light क्या है? Transverse wave है. Light की जो nature होती है, light is a transverse wave. सो पोलराइजेशन फिनोमेना ट्रांसवर्स वेव्स का ही होता है, लॉन्ग टर्म वेव्स में पोलराइजेशन नहीं होता। जबकि हमने डिफ्रैक्शन देखा था, डिफ्रैक्शन दोनों में ही होता है। तो साउंड वेव्स का भी डिफ्रैक्शन हो रहा था, लाइट वेव्स का भी हो रहा था, बट यहाँ पोलराइजेशन इंटरफियरेंस भी सभी के लिए था वहां पे। यहाँ पोलराइजेशन केवल किन में होगा? ट्रांसवर्स वेव्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? ट्रांसवर्स वेव्स में होता है। तो लाइट वेव्स को ही हम लाइट वेव्स का ही पोलराइजेशन कर सकते हैं, बाकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का हम पोलराइजेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए पोलराइजेशन फिनोमेना साउंड में नहीं होता, साउंड वेव्स में नहीं होगा, किस में होगा? लाइट वेव्स में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। 1864 में, इन 1864 जेम्स मैक्स क्लार्क ने बताया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था, नेचर ऑफ द लाइट इज ईएम वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? लाइट के रिगार्डिंग उन्होंने बताया था इन 1864 द लाइट इज ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एज वी नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ईएम वेव क्या होती हैं? ईएम वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर and perpendicular to the direction of the wave propagation. Electric field vector and magnetic field vector oscillate perpendicularly to each other as well as perpendicular to the direction of wave propagation. ध्यान देना यहाँ ईएम वेव क्या होता है? देखो, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसने बताया था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 में। लाइट का नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स नेचर की है लाइट। और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 1864 में ये अपने एक्सपेरिमेंट में शो किया था कि लाइट जो है वो क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ईएम वेव दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मींस दोनों, जैसे एक एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में कर रहा है, तो दूसरा कर रहा होगा वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट। इस तरीके से एक वाई डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हो। कौन कौन? फील्ड वेक्टर। कौन कौन से फील्ड वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ध्यान दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉम्बिनेशन है दो का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं उसके अंदर। ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेट हो रही है सपोज को z डायरेक्शन में, तो एक ऑसिलेट कर रहा होगा x डायरेक्शन में, दूसरा कर रहा होगा y डायरेक्शन में। ठीक है। यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एक बार इसका हम। सपोज ये z डायरेक्शन है जिसमें वेव प्रोपगेट हो रही है, वेव प्रोपगेट। ठीक है। इसमें z डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है और इसके परपेंडिकुलर हमने यहां लेट ये y एक्सिस प्लॉट किया, ये 3D पिक्चर है और एक ये यहां
इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, तीनों एक्सिस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इस डायरेक्शन सपोज करो वाई डायरेक्शन के अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर रहा हो इस तरीके से, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशंस है। किसके हैं ये, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये पैरेलल है ऑसिलेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड के विद अलोंग द वाई एक्सिस, ऐसे, ठीक है, ये वाई एक्सिस है इस तरीके से, ये वाई एक्सिस के अलोंग पैरेलल है। ये ऑसिलेशंस किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अलोंग द वाई डायरेक्शन, इस तरीके से। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इधर इस तरह हमने रिप्रेजेंट किया है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ऑसिलेटर, ठीक है। तो इसके ऑसिलेशंस कैसे होंगे, इधर ऐसे ऐसे। अब ये वाले इस डायरेक्शन में पैरेलल होंगे, इस डायरेक्शन में पैरेलल होंगे। तो ये ऑसिलेशंस किसके हो रहे हैं, ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड के, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, इस तरीके से। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ईएम वेव का, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलरली ऑसिलेट होते हैं एंड विद द परपेंडिकुलर विद द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। क्लियर। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। जितने भी लाइट के फिनोमेनास हैं वो कंप्लीटली एक्सप्लेन होते हैं विद द हेल्प ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो ईएम वेव में दो वेक्टर्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एक दूसरा कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो जो कंप्लीट लाइट के फिनोमेनास हैं हमारे, या आप ये कह सकते हो हमारी जो आईज है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए ही सेंसिटिव होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए हमारी आई सेंसिटिव नहीं होती। जो हमारी आई जिसके लिए सेंसिटिव है वही फिनोमेना तो लाइट के हमें दिखाई देंगे, बाकी फिनोमेना सब में दिखाई नहीं देते हैं। तो ऑल फिनोमेना ऑफ लाइट, all phenomena of light explained by electric field vector only, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से ही एक्सप्लेन होते हैं ओनली, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से नहीं होते। और यहां लिख सकते हो आवर आईज आर ओनली सेंसिटिव फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ द लाइट, जो हमें पहले से पता होना चाहिए। अभी पोलराइजेशन पे नहीं पहुंचे हैं, पोलराइजेशन पहुंचेंगे अभी, पहले थोड़ा सा बेसिक जानना है तब हम पोलराइजेशन पे आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि हमारी आईज जो है वो क्या है, सेंसिटिव है किसके लिए, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं लाइट वेव प्रोड्यूस हो रही हो, चाहे तो एलईडी से आ रही हो या कैंडल से मिला हो हमें लाइट, या हमें सनलाइट से ऑब्टेन हो रही हो लाइट, ठीक है। तो लाइट जो प्रोड्यूस होती है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं, और वो एवरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, एवरी एटम और मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं लाइट वेव को। ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल और पार्टिकल ऑसिलेट होता है, और उससे वो एवरी जो एटम्स है, प्रत्येक जो एटम है, मॉलिक्यूल्स है, वो एक एक लाइट वेव प्रोड्यूस करते हैं। और लाइट वेव्स क्या है, लाइट वेव्स बेसिकली ईएम वेव है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उसमें ऑसिलेट्स हो रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी ऑसिलेट हो रहे होंगे। तो इट मींस क्या है, किसी टाइनी सोर्स की अगर बात करें, किसी टाइनी सोर्स मतलब कोई स्मॉलेस्ट सोर्स की अगर बात करें, तो उसमें क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशंस, एक मॉलिक्यूल सपोज करो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन है, इट मींस जो
ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशंस का बाय द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विल बी इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, बट इन ए प्लेन, एक प्लेन में क्या होगा, वो डिफरेंट डायरेक्शन में ऑसिलेशंस हो रहे होंगे। तो लाइट क्या है, लाइट बेसिकली लाइट जो हमारे लिए है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, लाइट। अब एक चीज ध्यान रखेंगे हम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वही हमारा क्या है, लाइट है, हमारे लिए लाइट वेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से ही हम तो लाइट हमारे लिए प्रोड्यूस हो रही है, तो वही हमारे लिए सेंसिटिव है। ठीक है, अगर हम किसी टाइनी लाइट सोर्स की बात करें, लाइट सोर्स, तो देयर विल बी अ नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, वहां पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और ये क्या करेंगे, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एवरी पार्ट एटम और मॉलिक्यूल जनरेट कर रहा होगा लाइट वेव को, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रत्येक के पहले वाले के मान लो इस डायरेक्शन में ऑसिलेशंस हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, दूसरे वाले की इस डायरेक्शन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में ऑसिलेशंस के ओरिएंटेशन होंगे, किनके, इन मॉलिक्यूल से जनरेट होने वाली लाइट वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के। तो डायरेक्शन ऑफ और द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ different light waves produced by molecules is also in different डायरेक्शंस, ये भी क्या होंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे। ठीक है, तो अब ये चीज समझो पहले, ये मेन चीज है, यहां से पोलराइजेशन का कंसेप्ट मिलने वाला है आपको। मैंने क्या बताया, लाइट सोर्स नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स से, लाइट का कोई सोर्स है, टेनी सोर्स की अगर हम बात करें यहां से, तो टेनी सोर्स की अगर बात कर रहे हो तो उसमें क्या एग्जिस्ट कर रहे होंगे, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ईच एंड एवरी एटम और मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा होगा एक लाइट वेव, एक मॉलिक्यूल एक लाइट वेव को प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो होंगे, क्योंकि लाइट वेव कैसी है, ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। दूसरा मॉलिक्यूल होगा, वो भी लाइट वेव प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, उसमें ओरिएंटेशन की डायरेक्शन मान लो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसे है। ठीक है, फिर एक और की नेक्स्ट की बात करें तो क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थे उनके ऑसिलेशंस क्या होते हैं, ऑसिलेशंस के ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहां बात करें हम, ये z डायरेक्शन है, प्रोपगेशन ऑफ वेव प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे यहाँ पे वेव प्रोपगेशन, राइट। यहां हम एक प्लेन ले रहे हैं, किसी एक प्लेन में ये एक एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं हम, कौन सा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, जैसे कि ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ऐसे ये वाई एक्सिस हो गया, और इस तरफ ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो इस प्लेन में ये एक्स वाई प्लेन है, बेसिकली हमारा कौन सा प्लेन है, वाई, और ये एक्स हो गया, और ये z डायरेक्शन में क्या हो रही है, वेव प्रोपगेट हो रही है। अब ये जो प्लेन मैं बता रहा हूं आपको, देखो ये ऐसे नहीं है, ये प्लेन कैसे ऐसे है, और ये वेव प्रोपगेट होती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने इसको डॉट से यहां मैच कर दिया, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में मान लो एक मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की ऑसिलेशंस का ओरिएंटेशन ऐसे हो, दूसरे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशंस ऐसे हो, बाकी का ऐसे हो, इस तरीके से हो, कुछ का ऐसे भी होगा, ये हो गया यहाँ पे, और ये कुछ का ऐसे हो गया। इट मींस ये फिनोमेना है यहाँ, और ये है डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। ठीक है, अब इसको ऑब्जर्वर अगर यहां से देखे
यहां से जब देखेगा, ये आई बना रहा हूं मैं यहां पे, अगर यहां से देखता है तो उसको क्या दिखाई देगा, इसका फ्रंट व्यू दिखाई देगा ऐसे, इस तरीके से। तो पिक्चर क्या हो गई इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कि अब आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशंस कैसे दिखाई देने वाले हैं, ये दिखाई देने वाले हैं इस तरीके से, एक प्लेन में ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है। ये मतलब सभी डायरेक्शंस में क्या हो रहे हैं, ऑसिलेशंस हो रहे हैं। एज यू नो, ये किसके ऑसिलेशंस हैं, ये ऑसिलेशंस किसके हो रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ऑसिलेशंस है, ऑसिलेशंस है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखा है ना, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। और एज यू नो, वेक्टर क्वांटिटी को ऑलवेज टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया सकता है, अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। तो इन सब को इक्विवेलेंट अगर डायग्राम यहां बनाना चाहें हम, तो इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं कुछ। ये हो गया y डायरेक्शन में और ये हो गया x डायरेक्शन में ऑसिलेशंस। देखो ध्यान दो, ये था मेन, टाइनी सोर्स से मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशंस का ओरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट था, बट था सेम प्लेन में, सेम प्लेन में ओरिएंटेशन था। और वेव प्रोपेगेट हो रही है परपेंडिकुलर टू दी वेव, ये वाला परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, इस परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे वेव प्रोपेगेट हो रही है। अब मैंने इसको जो आपको फ्रंट से दिखाई देने वाला वो ये पिक्चर है, सामने से हमें ये दिखाई देगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो सारे वेक्टर्स को हम टू डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं, अलोंग द हॉरिजॉन्टल, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस तरीके से मैंने इसका इक्विवेलेंट बना दिया, ये हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको देखते हैं यहां से, तब क्या होगा, देखो ऐसे मैं देखूंगा इसको इस तरफ से, या मैं इसको इस तरफ से देखूं यहां से, तो मुझे ये वाले ऑसिलेशंस ये जो ऐसे हो रहे हैं इस तरीके से, ये मेरे परपेंडिकुलर इस तरीके से, तो ये वाले ऑसिलेशंस मुझे दिखाई नहीं देंगे। मुझे ऑसिलेशंस कौन से दिखाई देंगे, ये वाले जो होंगे मेरे लिए। तो ये जो ऑसिलेशंस है प्लेन में जो हो रहे हैं इस तरीके से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशंस तुम्हें दिखाई देते हैं, बाकी ये वाले मुझे दिखाई नहीं देते हैं। तो अब मैं इनको यहां बना रहा हूं, जो आपकी बुक में डायग्राम है वो अब ये निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये एरो से ऑसिलेशंस जो बनाए हुए हैं ये हमें विजुअल हो रहे हैं, ये विजिबल है हमारे लिए, ये वाले, ये विजिबल ऑसिलेशंस है। सॉरी, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये जो ऑसिलेशंस दिखाई नहीं दे रहे थे उनको यहां डॉट से बना रहा हूं मैं, ये दूसरे वाले जो इस तरीके से ऑसिलेशंस हो रहे हैं ये हमें विजिबल नहीं है, ये मैंने यही दिखाया हुआ है इनको, ये डॉट से, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशंस हैं, ये ऑसिलेशंस है ये भी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, which are not visible। और ये क्या थे, तुम्हें विजिबल थे, ये नॉट विजिबल है, ये वाले पॉइंट वाले। तो हमारी बुक में ये डायग्राम बना हुआ है। अब ये मैंने इसे दिखा हुआ है, तो ये बताओ ये पोलराइज लाइट है या अनपोलराइज, क्योंकि अभी पोलराइज के बारे में, अनपोलराइज के बारे में आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी लाइट थी, ये ऑर्डिनरी लाइट थी। कैसी थी, ऑर्डिनरी लाइट, ये वाला, ये ऑर्डिनरी लाइट है यहाँ पे, ऑर्डिनरी लाइट, और इसको कह सकते हो आप अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड, ठीक है। जब ये अनपोलराइज्ड है तो इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन है ये वाला, ये मैंने बस रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दिया है। तो ये सारी की सारी जो पिक्चर्स हैं ए, बी एंड सी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट कह सकते हो, और ऑर्डिनरी लाइट,
कैसी लाइट है ये? ऑर्डिनरी लाइट है। अब बात करेंगे पोलराइजेशन क्या है। अब हम समझ गए ये है, अनपोलराइज लाइट क्या है। तो एक बार आप ध्यान रखेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है। पोलराइजेशन ऑफ द लाइट इज द फिनोमिना इन which the oscillations of electric field vectors are confined in a particular direction which is perpendicular to the wave propagation। नोट कर लेते हैं यहां से। अब यहां तो समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट सिंपली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को एक प्लेन में कन्फाइन कर देना विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइन कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशंस को इन ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में, जिधर वेव प्रोपगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में कन्फाइन कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना। दिस प्रोसेस इज नोन एज द पोलराइजेशन। उसे कहते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। तो ये सारा अनपोलराइजेशन लाइट आपको क्लियर होगा। अब देखिए आप पोलराइजेशन है क्या, एक बार हम थ्योरी देखेंगे बस पोलराइजेशन ऑफ लाइट की। डेफिनेशन आप याद रखो, फिर आपको समझ में आएगा अभी। Polarization of light is the phenomena by which oscillations of electric field vector oscillations of electric field vector are restricted in a plane in one direction in a plane perpendicular to the direction of wave propagation। ध्यान से देखिए, पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना बाय विच द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशन सभी डायरेक्शन में हो रहे थे, उनका ओरिएंटेशन ऑल डायरेक्शंस में था, वेक्टर आर रेस्ट्रिक्टेड, उनको क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, कन्फाइन कर दिया जाए इन वन डायरेक्शन इन ए प्लेन, एक डायरेक्शन में किसी प्लेन के, इन ए प्लेन कन्फाइन इन वन डायरेक्शन, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। एक प्लेन में, ध्यान में, एक प्लेन में, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां हम इसको ले लें, यहाँ पे ये है, इसको ले लें, ये तो प्लेन हो गया, ठीक है। इस प्लेन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ऑसिलेशन डायरेक्शन में, जैसे अभी तो कैसे हो रहे थे, अभी देखो मैं बना दूं यहाँ पे, अभी तो ऐसे हो रहे थे, ये भी हो रहा है ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में ऐसे, और ऐसे भी हो रहे हैं, दोनों तरफ हो रहे हैं, ऐसे भी हो रहे हैं, ऐसे भी हो रहे हैं। अब क्या कर जाए, केवल या तो इस डायरेक्शन में कन्फाइन कर दिया जाए या इस डायरेक्शन में कन्फाइन कर दिया जाए, ठीक है। ये प्लेन है विच इज परपेंडिकुलर, वेव प्रोपगेट हो रही है ऐसे, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशंस को कन्फाइन कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशंस को कन्फाइन कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना इन ओनली इन वन डायरेक्शन इन ए प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन इज नोन एज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। और सिंपल थ्योरी हम एक बार ये कह देते हैं, द फिनोमेना बाय व्हिच द polarized light is obtained by
फ्रॉम द अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन करने के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। द method by which we obtain the polarized light from the unpolarized light is known as the polarization of light। इसे भी हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक प्रैक्टिकल फिनोमेना देखें तो एक स्ट्रिंग का केस ले सकते हैं। किसका? स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग ले लें और स्ट्रिंग को किसी स्लिट से पास करा दें। किससे? स्लिट से। ऐसे ये होल है स्लिट के अंदर, ये वाला। ठीक है, बाकी ये ऐसे स्लिट है, एक तरीके से स्क्रीन है, कार्डबोर्ड है और उसमें से बीच में से ऐसे काटा हुआ है हमने। अब स्ट्रिंग को यहां एक एंड पे तो फिक्स कर दिया हमने। ठीक है, और यहां हमने पकड़ा हुआ है ऐसे, इस तरीके से स्ट्रिंग का केस ले रहे हैं और जो इसमें से पास हो जाएगी यहां से ये जा रही होगी। अब अगर इसमें ऑसिलेशन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो ऑसिलेशन सभी डायरेक्शंस में हो रहे होंगे। तो जैसे ये स्लिट से पास आउट होगी तो यहां वही ऑसिलेशंस हमें विजिबल होंगे जो इसके एक्सिस में आ रहे होंगे, मतलब इसमें से। बाकी अगर इसके परपेंडिकुलर है तो वो यही रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, वो आगे प्रोसीड नहीं होंगे। तो इसमें से ऐसे जो ऑसिलेशंस होंगे केवल ऐसे इसके अलोंग जो हो रहे होंगे, इस होल के अलोंग, या आप स्लिट कह सकते हो, स्लिट के अलोंग जो हो रहे होंगे ऑसिलेशंस, वो तो इधर हमें विजिबल होते हैं, बाकी हमें विजिबल नहीं होते। ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट समझना है आपको। पोलराइजेशन ऑफ लाइट है क्या? अब मैं यहाँ पे एक एक टर्म आपको डिफाइन करता जाऊंगा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट पहले फिनोमेना हमने एक्सप्लेन किया है। अब बात करेंगे हम प्लेन्स होते हैं, कौन कौन से प्लेन होते हैं और कौन पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको प्लॉट नहीं करना है ये वाला। पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? द लाइट इन विच द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन only in one direction, exist only in one direction, and the light is known as the polarized light. The light in which direction of electric field vector exists in one direction in a plane, exist in one direction in a plane perpendicular to the direction. Electric field vector exists in one direction in a plane perpendicular to the direction of wave propagation. ठीक है, ये पोलराइज्ड लाइट है। द लाइट इन विच, केवल वो लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर रहे हो वन डायरेक्शन में किसी प्लेन में, पर which is perpendicular to the direction of the wave propagation is known as the polarized light। ठीक है, जो अभी आपने ये जो सिंबल है देखो, अब तो आप जान गए होंगे, ये जैसे मैंने बना रहा हूं यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट मतलब अनपोलराइज्ड लाइट है, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो रहे हैं। अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो ये भी कैसी लाइट है, ये भी हमारी क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, ये मैंने बता दिया, ये आपको विजिबल होते हैं एरो वाले और ये विजिबल नहीं होते। तो ये दोनों के दोनों, ये ए और बी फिगर की अगर बात की जाए तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है या ऑर्डिनरी लाइट है। अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाए, इनको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया जाए इन ऑसिलेशंस को, एक तो पैरेलल वाले और ये इधर ये डॉट वाले जो विजिबल नहीं थे हमें, ये वाले, तो ये दोनों के दोनों, ये सी और डी जो पिक्चर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोलराइज्ड लाइट को, पोलराइज्ड लाइट। समझ में आया पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? अनपोलराइज्ड आप जान चुके थे, ये है हमारी पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? लेट्स सी अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइजेशन क्लियर हो गया।
So students, these are the basic definitions of unpolarized light and plane of vibration, plane of polarization. As I have told you the definition of polarized light. पोलराइज लाइट कौन सी होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कन्फाइन कर दिए जाते हैं, ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कन्फाइन कर देते हैं ओनली इन वन डायरेक्शन इन ए परपेंडिकुलर प्लेन टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। अनपोलराइज कौन सी होगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन एक डायरेक्शन में ना हो, ऑसिलेशन सभी डायरेक्शंस में हो रहे हो, इज नोन एज द अनपोलराइज्ड लाइट। सो अनपोलराइज्ड लाइट इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेशंस in all directions. Electric field vector oscillates in all directions in a plane perpendicular to the direction of the wave propagation. Wave propagation के perpendicular plane में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर सभी डायरेक्शंस में ऑसिलेशंस कर रहे हैं, इट मींस उनके ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशंस के ऑल डायरेक्शंस में प्रेजेंट हैं प्लेन में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के, तब वो कैसी लाइट होगी? अनपोलराइज्ड लाइट होगी। और अगर उनको कन्फाइन कर दिया है एक ही डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन को वन डायरेक्शन में, तब वो क्या कहलाती है? पोलराइज्ड लाइट होती है। अब यहाँ पे दो प्लेन है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वो है, वह प्लेन है जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन भी एग्जिस्ट कर रही हो और डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस भी एग्जिस्ट करती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑसिलेशंस एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो, ऐसा प्लेन क्या कहलाता है? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। द प्लेन ऑफ ए पोलराइज्ड लाइट, प्लेन ऑफ ए पोलराइज्ड लाइट इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन एग्जिस्ट इज नोन एज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है? जिसमें केवल डायरेक्शन ऑफ द लाइट एग्जिस्ट कर रही हो, वेव प्रोपगेशन एग्जिस्ट कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या हो? जीरो हो, वो प्लेन क्या कहलाता है? हमारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। सो द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन विच ओनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इन विच ओनली डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन exist and electric field vectors oscillations are not present ना हो, वो प्लेन हमारा क्या कहलाता है? पोलराइज्ड प्लेन। तो दो तरह के प्लेन होते हैं, बेसिक डेफिनेशंस पूछ ली जाती है कभी आपसे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। These are the two planes। ये अभी दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा 3D पिक्चर है, ये बेसिकली इस तरह सिचुएटेड है और ये ऐसे है। दिस प्लेन इज नोन एज द, दिस वन ए बी सी डी, प्लेन ए बी सी डी इज नोन एज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इट इज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। एंड दिस वन ई एफ GH is known as the plane of polarization।
ओके, तो ये वाला तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, पोलराइज्ड प्लेन है, ये अनपोलराइजेशन है, ठीक है, अनपोलराइज्ड सॉरी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। दो प्लेन हो गए, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट सबसे पहले ब्रूस्टर ने डिस्कस किया था, पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन मेथड। ओके, सो लेट्स सी द मेथड ऑफ पोलराइजेशन। मेथड ऑफ पोलराइजेशन एक एक डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, बाय रिफ्लेक्शन। तो पहले मैं इसकी जनरल थ्योरी बता रहा हूं। सबसे पहले मैनस साइंटिस्ट थे, मैनस साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था व्हेन अ ऑर्डिनरी लाइट रे इंसिडेंट्स ऑन ए ट्रांसपेरेंट इंटरफेस, व्हेन ए लाइट इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट इंटरफेस पर जब इंसिडेंट होती है, देन द रिफ्लेक्टेड लाइट रे गेट पार्शियली पोलराइज्ड, तब पार्शियली पोलराइज हो जाती है कौन सी लाइट रे, जो रिफ्लेक्ट हुई होती है। व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट्स ऑन ए ट्रांसपेरेंट इंटरफेस, किसी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो वहां से जो रिफ्लेक्टेड होकर के लाइट रे जाती है, वो लाइट रे पार्शियली पोलराइज हो जाती है। तो मैलस ने क्या बताया था, मैलस ने बताया था ऑर्डिनरी लाइट रे इंसिडेंट्स ऑन any transparent refracting surface, then reflected light ray get partially plane polarized, पार्शियली पोलराइज हो जाती है। मैनस ने सबसे पहले इन्फॉर्म किया था, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट रे इंसिडेंट्स ऑन एनी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, देन रिफ्लेक्टेड लाइट रे गेट पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड, या आप कह सकते हो गेट पार्शियली पोलराइज्ड। तो जो लाइट रे, ऑर्डिनरी लाइट रे थी, अनपोलराइज्ड लाइट रे थी, जो इंसिडेंट हुई थी उस पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हुई थी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पार्शियली क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, गेट पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है। उसके बाद जब मैं डायग्राम सारे साथ प्लॉट कर रहा हूं, सपोज करो ये कोई ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, डायग्राम ये प्लॉट करना है आपको। ये कोई ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिस पर ये हमने यहां नॉर्मल प्लॉट कर लिया। अब इस पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, इस तरीके से कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, और ये लाइट रे कौन सी है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मीन्स अनपोलराइज्ड लाइट, ये इंसिडेंट होती है किसी एक सर्टेन एंगल पर, एक सर्टेन डेफिनेट एंगल है जिस पर ये इंसिडेंट होती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन होकर के लाइट रे जाती है, वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाती है। कैसे हो जाती है, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज, एंड बोथ ऑफ द रेज, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, आर बिकम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे हो जाती है, दोनों परपेंडिकुलर हो जाती है। सपोज करो ये लाइट रे दूसरी रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऐसे जाती है, जाना तो उसको कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, मैं शो नहीं कर रहा हूं इसको,
ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है ये वाली, और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये वाली। ये रिफ्लेक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखो ये जो आ रही थी, इसमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होंगे, पैरेलल भी होंगे, जो विजिबल थे और जो विजिबल नहीं थे वो भी होंगी, ठीक है। अब ये वाली जो थी इसमें केवल एक ही तरह के हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस होंगे, ओनली वन डायरेक्शन ऑसिलेशंस, ठीक है, क्योंकि तभी तो ये प्लेन पोलराइज्ड होगी। अगर दोनों होते तब कहां पोलराइजेशन हुआ, फिर तो वही सिचुएशन आ जाती। ये जो है इसमें ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है, ये वाली रिफ्रैक्टिव जो लाइट रे है ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है। इट मींस इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे होंगे, कुछ ऐसे हैं, यहां भी है, ऐसे ये है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है ये पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है, रिफ्रैक्टेड। पार्शियली पोलराइज्ड, ओके। तो ये डायग्राम है बेसिकली। अब ये एंगल आईपी, ये एंगल कितना है यहाँ पे, ये एंगल है 90 डिग्री, कितना है ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री है ये वाला। तो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं यहां से आर, ठीक है। ये आईपी है तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड आल्सो बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों क्या होगा, सेम। तो यहां से आर की वैल्यू आपको ऑब्टेन हो सकती है। अब पहले हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, सबसे पहले तो हम मेलस के बारे में लिखेंगे। मेलस ने इन्फॉर्म किया था अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर, ब्रिस्टर एक साइंटिस्ट थे, according to Brewster, okay, according to Brewster scientist, Brewster law, according to Brewster law, when an ordinary light ray incidents at a certain angle at any transparent reflecting surface, then reflected light ray gets completely or plane polarized. Reflected light ray कौन सी, reflected light ray gets plane polarized and refracted light ray gets partially polarized. ये कैसे हो जाती है, partially polarized हो जाती है। and both of the rays are perpendicular to each other. दोनों रेस कैसे होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनके बीच में ये जो एंगल है यहाँ वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो ये ब्रूस्टर साइंटिस्ट है, इसको ब्रूस्टर लॉ भी कहते हैं, पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन है ये। इसका मैथमेटिकल पार्ट है, आप सबसे पहले इसको नोट करोगे, तब ये डायग्राम बनाओगे, फिर उसके बाद देन इसकी थ्योरी एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद इसका थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है वो देख लीजिए। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे जहां भी रिफ्रैक्शन होता है वहां आपको पता है स्नेल्स लॉ अप्लाई होता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपसे, साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई पी लिखा हुआ है, साइन आई पी ओवर साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। देन वहां से देखो आप एंगल आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर की ज्योमेट्री क्या कह रही है, आप देखो क्या 90 माइनस आईपी है ना, यहां से टोटल एंगल कितना है, 180 का, यहां से यहां तक आर निकालना है तो आर क्या होगा, आर की वैल्यू होगी यहां से देखो 180 डिग्री माइनस 90 माइनस आईपी, देखो प्लस आईपी, सॉरी ये 90 डिग्री तो है यहाँ और ये आईपी है, ये आर बच गया, टोटल 180 होगा, 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, कितना बचेगा, ये आर की इक्वल। तो ये आर क्या मिल गया आपको, यहाँ से आर मिल गया 90 माइनस आईपी, यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ प्लेस कर दोगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ से मिलेगा साइन आईपी ओवर साइन 90 माइनस आईपी इक्वल टू म्यू। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया यहाँ से
ये हो गया साइन आई पी ओवर कॉस आई पी इक्वल टू म्यू, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये क्या बन गया टेन आई पी इक्वल टू क्या हो गया म्यू। यू कैन ऑल्सो से आई पी इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। दिस इज द ब्रूस्टर्स लॉ, इसे कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ मैथमेटिकल। इट मींस अगर आपको यहाँ पे ब्रूस्टर्स एंगल आईपी क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ ब्रूस्टर है, ब्रूस्टर एंगल कहते हैं इसको, आईपी ब्रूस्टर एंगल। ब्रूस्टर एंगल अगर आपको पता है तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो वहां रिफ्रैक्टिव सरफेस पर ब्रूस्टर एंगल क्या होगा, जिस पर जाकर के लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी, जो रिफ्लेक्टेड होकर के जाएगी। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से नाउ लेट्स सी पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर, ब्रूस्टर के अकॉर्डिंग ब्रूस्टर ने बताया था एज द ordinary light ray incidents on any transparent reflecting surface, then reflected light ray get completely polarized, plane polarized, and refracted light ray get partially polarized। जो refracted light ray थी वो क्या हो जाती है, partially polarized हो जाती है। तो यहाँ रिफ्रैक्शन बाय पोलराइजेशन में क्या किया हमने, जो एक इंटरफेस थी रिफ्लेक्टिंग इंटरफेस थी उसको इंक्रीज किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस को इंक्रीज करते गए। तो जैसे से जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे थी वो पोलराइज हुई पार्शियली, तो पहली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पास हुई, ऐसे ही दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पास होगी तो कुछ पोलराइजेशन और इंक्रीज होगा। तो ऐसे ही अगर हम सेट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेस कर दें फॉर द ऑर्डिनरी लाइट रे, देन इट पासेस थ्रू द set of refracting surfaces, then the degree of polarization in the refracted ray, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन किसमें, रिफ्रैक्टेड रे जो पार्शियली पोलराइज हुई थी, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इन द रिफ्रैक्टेड रे गेट इंक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे, और एट द एंड और लास्ट में क्या होगा कि वो कंप्लीटली जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे पार्शियली पोलराइज हुई थी, पहली सरफेस से पास होने के बाद दूसरी बार पास होगी, थोड़ा पोलराइजेशन और इंक्रीज होगा, तीसरे से पास होगी और इंक्रीज होगा, चौथे से पास होगा और इंक्रीज होगा, लास्ट में क्या होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी प्लेन पोलराइज। तो दोनों की दोनों पोलराइज मिल गई। एक तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये इसका डायग्राम है, यहाँ मैंने देखो ऑर्डिनरी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इस सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है पैरेलल ग्लास प्लेट्स का, ये ग्लास प्लेट्स का सेट है, यहाँ पे सेट ऑफ रिफ्रैक्टिंग ग्लास प्लेट्स, ये सेट है। इस पर ये ऑर्डिनरी लाइट रे, इसमें दोनों ही हमारे ऑसिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड के जो विजुअल हो रहे थे पैरेलल वाले और जो विजुअल नहीं हो रहे थे पॉइंट वाले वो भी है। तो जैसे इंसिडेंट हुई तो ब्रूस्टर एंगल पे, किस पर ब्रूस्टर एंगल पे, तो रिफ्लेक्टेड होने वाली जो लाइट रे हैं वो तो पहले ही कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो चुकी हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट रे जब ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट हुई ऑर्डिनरी लाइट रे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे वो तो प्लेन पोलराइज हो ही गई है। अब ये जैसे जैसे पास होती है, ये वाली यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट रे इन पैरेलल ग्लास प्लेट से पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से, तो इसमें डिग्री ऑफ पोलराइजेशन इंक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे आएगी। लास्ट में जब ये यहाँ से इमर्ज आउट होती है तो ये कंप्लीटली कैसे ऑब्टेन हो जाती है हमें प्लेन पोलराइज्ड। ओके, पहले हम इस थ्योरी को लिखेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर ने बताया व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट रे इंसिडेंट एट transparent reflecting surface at Brewster angle, then reflected light ray get plane polarized. Reflected light ray क्या हो जाती है plane polarized and refracted light ray get partially polarized हो जाती है। तो इस डायग्राम को बना लेंगे, इसके बाद आप फिर उसको बनाएंगे। If light ray passes through the set of reflecting surface as shown in the figure, set of transparent glass plates, बता हुआ यहाँ as a refracted partially polarized light ray passes through the set of glass plates, degree of polarization increases in the partially polarized light, hence at the end when it emerged out it become plane polarized। जैसे से पास होगी इनसे सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास प्लेट से पैरेलल ग्लास प्लेट से, तो इनमें डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ पोलराइजेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। डिग्री ऑफ पोलराइजेशन जैसे से इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा उसमें इंक्रीज हो रही है, तो लास्ट में क्या होगा, ये कंडीशन ऐसी आ जाती है जब जाकर के ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाएगी इमर्ज्ड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है।
क्लियर? तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द लाइट बाय रिफ्रैक्शन. नाउ वी लेट अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय द डबल रिफ्रैक्शन, डुअल रिफ्रैक्शन वी कैन से. तो डबल रिफ्रैक्शन कैसे होता है? जब ऑर्डिनरी लाइट रिफ्लेक्ट कराया जाता है तो कैल्साइट क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है कि वो उस लाइट रे को दो लाइट रे में डिवाइड कर देता है. एक ऑर्डिनरी लाइट रे होती है जो सभी रिफ्रैक्शन के लॉस को फॉलो करती है, डिवाइड कर देता है. एक हो जाएगी ऑर्डिनरी और एक हो जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. लाइट रे किसी भी रिफ्रैक्शन के लॉस को ओबे नहीं करती है, जबकि ऑर्डिनरी जो लाइट रे है वो क्या करती है? रिफ्रैक्शन के ऑल लॉस को क्या करती है? ओबे. तो ये तो कैल्साइट क्रिस्टल का वर्क रहा, उसने क्या कर दिया? स्प्लिट अप कर दिया लाइट रे को. अब इस पर बेस्ड कैल्साइट क्रिस्टल को यूज करके हम निकोल प्रिज्म फॉर्म करते हैं और निकोल प्रिज्म डबल रिफ्रैक्शन मेथड पर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है. और निकोल प्रिज्म की हेल्प से हम क्या करते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट से बाय यूजिंग डबल रिफ्रैक्शन और यू कैन से निकोल प्रिज्म हम पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन कर लेते हैं. सो लेट्स सी द पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय डबल रिफ्रैक्शन. पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय डबल रिफ्रैक्शन. तो सबसे पहले हम इसमें डबल रिफ्रैक्शन पैटर्न को समझेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल रिफ्रैक्शन? इन डबल रिफ्रैक्शन व्हेन अ लाइट रे, ऑर्डिनरी लाइट रे इंसिडेंट्स ऑन कैल्साइट क्रिस्टल. ये कैल्साइट क्रिस्टल है जो प्लॉट कर रखा है डायग्राम, ये वाला ये कैल्साइट क्रिस्टल है. CaCO3 कैल्साइट क्रिस्टल है ये. इसका ये ऑप्टिक एक्सिस है ये वाला. जब ऑर्डिनरी लाइट रे इंसिडेंट होती है कैल्साइट क्रिस्टल पर, देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द कैल्साइट क्रिस्टल की प्रॉपर्टी की हेल्प से ये ऑर्डिनरी लाइट रे स्प्लिट अप हो जाती है टू लाइट रेस में. कैसी लाइट रेस में? टू लाइट रेस में. एक हमारी जो लाइट रे है ये O रे ऑर्डिनरी लाइट रे होती है और दूसरी E रे दैट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे. ये जब कोई ऑर्डिनरी लाइट रे इंसिडेंट्स ऑन any calcite crystal, then it is split up into two parts. It is split up into two light rays. One light ray is known as the ordinary light ray, which obeys the all laws of refraction. And another light ray, extraordinary light ray, which do not obey the laws of refraction. ये extraordinary light ray जो है वो laws of refraction का obey नहीं करती है, जबकि ऑर्डिनरी लाइट रे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करती है. तो ये है डबल रिफ्रैक्शन. ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है पहले. सबसे पहले आप यहाँ पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय डबल रिफ्रैक्शन हेडिंग देंगे और ये डायग्राम प्लॉट करेंगे. डबल रिफ्रैक्शन का डायग्राम है. उसके बाद ये थ्योरी मैंने इसके अकॉर्डिंगली लिखी है यहाँ पे. एज शोन इन द फिगर, एज द ऑर्डिनरी लाइट रे इंसिडेंट्स ऑन कैल्साइट क्रिस्टल, इट स्प्लिट अप इनटू टू लाइट रे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट रे एंड ऑर्डिनरी लाइट रे. Ordinary light ray obeys the laws of refraction, but extraordinary light ray does not obey the laws of refraction. This phenomena is known as the double refraction. इसको कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन. है पोलराइजेशन नहीं किया, डबल रिफ्रैक्शन है. To understand the phenomena of, यहां से उसके बाद ये बनाएंगे नहीं, ये निकल प्रिज्म वाला हिस्सा है, इसको बाद में करेंगे. इस थ्योरी के बाद आप ये डायग्राम बना लेंगे. इसके बाद थ्योरी के बाद ये वाला और उसके बाद ये थ्योरी यहां से लिखेंगे. To understand the double refraction phenomena, we mark on a white paper by the ink, and then we see the mark on the white paper by help of calcite crystal. जब हम calcite crystal की हेल्प से उसको देखते हैं तो we see the two images. मार्क हमने एक बनाया था और हमें calcite crystal से दो इमेजेस दिखाई देती हैं. And if we rotated द कैल्साइट क्रिस्टल, अगर हम उस कैल्साइट क्रिस्टल को रोटेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे, देन वी सी द वन इमेज इज रिमेन्स स्टेशनरी एंड अनदर रोटेट अराउंड द स्टेशनरी इमेज. तो यहां में लिखा है टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन वी मार्क ए पॉइंट ऑन व्हाइट पेपर एंड देन सी बाय द कैल्साइट क्रिस्टल, देन टू इमेजेस अपीयर्स इन विच वन, ये दो इमेजेस अपीयर्स होती हैं इन विच वन. अब ये दो इमेज अपीयर हुई, इफ वी यहां पे आएगा थोड़ा सा इमेजेस अपीयर्स, ठीक है, यहां तो ठीक है. उसका इफ वी रोटेट यहां पे लिख देंगे टू इमेजेस अपीयर्स, यहां पे नोट कर दे रहा हूं मैं. इसके बाद यहां लिखना आप एक लाइन है छोटी सी.
if we rotate calcite crystal, ये यहां appears calcite crystal, then one image remains stationary, तब यहां पे then one remains stationary and another rotate around stationary image. Stationary image formed by the O rays, that is the ordinary rays, and rotating image formed by the E rays, extraordinary ray. तो ये डबल रिफ्रैक्शन में नोट करना था। दोबारा से सुनिए क्या कहा मैंने, क्या कहना चाहता हूं आपसे डबल रिफ्रैक्शन में। When ordinary light ray incidents on the calcite crystal, then ordinary light ray is split up into two parts, one ordinary light ray and another one extraordinary light ray. Ordinary light ray obeys the laws of refraction, while the extraordinary light ray doesn't obey the laws of refraction. To understand the phenomena of double refraction, we plot a mark by ink on the white paper and then see by the calcite crystal. Then we see the two images of one mark. We see the two images of the mark. And if we rotate the calcite crystal in the direction of the incident ray, simply ये भी कह दो, if we rotate the calcite crystal in the direction of the incident ray, then one image remains stationary and another image rotates around the stationary image. The image which is stationary is formed by the O rays, ordinary rays, and the image which is rotating is formed by the extraordinary rays. तो ये हमने क्या लर्न किया है, दिस इज द डबल रिफ्लेक्शन फिनोमेना. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द निकोल प्रिज्म. निकोल प्रिज्म क्या है? निकोल प्रिज्म, यहां मैंने डायग्राम बना हुआ, मैं डिस्कस करूंगा, इसको यहां से हटा दे रहे हैं. निकोल प्रिज्म क्या है? निकोल प्रिज्म इज अ डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, and by Nicol prism polarized light is obtained and it is also used to analyze the light. It is polarized, partially polarized or unpolarized. Okay, so now we learn about the Nicol prism. Now let's understand polarization by double refraction with the help of Nicol prism. तो अभी लर्न किया था हमने डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या है. डबल रिफ्रैक्शन फिनोमेना पर भी हमारा निकोल प्रिज्म वर्क करता है. ओके, सो मैंने यहाँ थ्योरी लिखी है इसकी पहले. निकोल प्रिज्म इज ए डिवाइस, निकोल प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस है बाय विच पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट. इट वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल. It also used to analyze the light is polarized, unpolarized or partially polarized. So this is the basic theory or basic awareness about the Nicol prism. और निकोल प्रिज्म किसकी हेल्प से बना है? ये कैल्साइट क्रिस्टल. ये कैल्साइट क्रिस्टल का एक प्रिज्म है, ये वाला इधर वाला, और ये दूसरा कैल्साइट क्रिस्टल का प्रिज्म है. दोनों प्रिज्म को एक ग्लू है, ये कैनडा बाल्सम का ग्लू, अधेसिव मटेरियल, एक तरीके से अधेसिव पदार्थ है ये, और उस अधेसिव से इन दोनों कैल्साइट प्रिज्म को पेस्ट कर दिया गया, एक तो ज्वाइन कर दिया गया, तो ये फॉर्म हो जाता है यहाँ पे निकोल प्रिज्म. क्या है ये? निकोल प्रिज्म. अब देखो निकोल प्रिज्म किस तरीके से अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है. अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कैसे कन्वर्ट करता है? As the ordinary light ray incidents on the Nicol prism, so by the calcite crystal, this ordinary light ray is split up into two light rays, O light ray and E light ray. That is the ordinary light ray and extraordinary light ray. Okay? ये दो लाइट रे में डिवाइड हो गई. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of calcite crystal for the O ray is mu equal to 1.658 and for this E ray is 1.486. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कैल्साइट क्रिस्टल के O ray के लिए और E ray के लिए. ठीक है, O ray के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है 1.658. ठीक है, और E ray के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.486. ये कैल्साइट क्रिस्टल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं दोनों रेस के लिए. ये जो अधेसिव लगाया हुआ है मेटेरियल इन दोनों को चिपकाने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल प्रिज्म को, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इक्वल टू 1.55.
तो जैसे ही ये ओ रे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है 1.658 यहां से ट्रेवल कर रही कैल्साइट क्रिस्टल से इधर जा रही कर्नावाल के लिए, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। तो आप ये कह सकते हो कि ये डेंसर हो गया इसके रेस्पेक्ट में। ये वाली जो है, ये जो हम जैसे यहाँ बता रहे हैं, ये एक तरीके से कैसी है, ये रेयर मीडियम की तरह ट्रीट होगी, किसके लिए, इसके लिए। तो ये जो ओ रे है वो ट्रेवल कर रही है डेंसर टू रेयर। कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयर। as it incidents on this layer and the angle of incidence becomes greater than the angle of incident of O ray becomes greater than the critical angle of the Cranach-Walson layer, then it returned, then TIR happen, total internal reflection happens and it returned back into the same medium. In this way O ray is obtained completely plane polarized। ठीक है, सिंपली क्या था कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैल्साइट क्रिस्टल का इसके लिए ये है 1.658 और Cranach-Walson लेयर का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। सो O ray travels from denser medium to rarer medium as the angle of incidence of the O ray becomes greater than the angle critical angle of Cranach-Walson, then it return back into the same medium। मतलब ये रिटर्न बैक हो जाती है, इसको वापस लौटा लिया गया। तो ये एक तरीके सेपरेट मिल गई हमको, तो इस तरीके से ये हमें प्लेन पोलराइज मिल गई। और दूसरी वाली जो रे है ई रे, उसके लिए कैल्साइट क्रिस्टल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.86, ये जो कि लेस है इससे, ये ग्रेटर और ये लेस है। तो अब ये रे ट्रेवल कहां कर रही है, ये कैल्साइट क्रिस्टल से जा रही थी वहां, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है, तो ये रेयरर टू डेंसर जा रही है। कैसे आ रही है, रेयरर टू डेंसर। तो रेयरर से डेंसर जाएगी तो ये हमें ऐसे प्रोपोगेट हो जाएगी और इस तरीके से ये रे भी हमें क्या मिल जाती है, प्लेन पोलराइज्ड। देखो यहां पे थ्योरी as shown in the figure, as the ordinary light ray incidents on Nicol prism, it is split up into two light ray by calcite crystal, O ray and E ray. As the refractive index of calcite crystal for O ray is 1.658, which is greater than the refractive index of Cranach-Walson layer, hence O ray propagates from denser to rarer medium। denser to कहां जा रही है, rarer medium। as the angle of incidence becomes greater than the critical angle of Cranach-Walson, TIR occurs and O ray return in the same medium, hence O ray becomes plane polarized। हमें O ray plane polarized obtain हो जाती है। and the refractive index of calcite crystal for E ray is 1.86, which is less than the refractive index of Cranach-Walson layer, hence this ray propagates from rarer to denser। in this way E ray emerged out plane polarized। ठीक है, तो किस तरीके से नोट करेंगे, पहले ये थ्योरी लिखेंगे। डबल रिफ्रैक्शन अगर पूछा जाता है, डबल रिफ्रैक्शन वहां पर नोट कर देंगे, मैंने डबल रिफ्रैक्शन आपको बताया था विद डायग्राम। ठीक है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखना, फिर डायग्राम बनाना, उस डायग्राम के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब अगर आपसे पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन पूछा जाता है तो निकोल प्रिज्म की हेल्प से ही हम पोलराइजेशन करते हैं बाय यूजिंग डबल रिफ्रैक्शन मेथड। तो सबसे पहले निकोल प्रिज्म की डेफिनेशन लिखोगे ये, फिर ये डायग्राम बनाओगे, तब इस डायग्राम की ये थ्योरी है। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे आप। अब हमने यहां तक लर्न कर लिया डबल रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। अब पोलराइजेशन बाय द पोलराइड्स और है, अब हमें स्टडी करने हैं पोलराइड्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पोलराइजेशन बाय डाइकोरिज्म। पोलराइजेशन बाय डाइकोरिज्म, डाइकोरिज्म क्या है, डाइकोरिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रिस्टल ऑफ सेलेक्टिंग of absorption of selective vibrations of electric field vector। जो ऑर्डिनरी लाइट रे होती है उसमें हमें पता लग गया कि दो तरह के वाइब्रेशंस होंगे, एक इस डायरेक्शन में होते हैं प्लेन के पैरेलल और एक के परपेंडिकुलर। जो विजुअल होते हैं एरो वाले और पॉइंट वाले आपको विजुअल नहीं होते हैं। तो डाइकोरिज्म क्या है, टूरमैलिन क्रिस्टल की अपनी प्रॉपर्टी है। टूरमैलिन क्रिस्टल जैसे ये वाला टूरमैलिन क्रिस्टल है, ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑप्टिक एक्सिस को। तो जब ऑर्डिनरी लाइट रे इस पर फॉल होती है टूरमैलिन क्रिस्टल पे, तो ये उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस को पास करता है जो इन ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ठीक है, बाकी जो परपेंडिकुलर है उनका क्या कर लेता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो टूरमैलिन क्रिस्टल क्या करता है, it absorbs the vibrations of electric field vector which are perpendicular to the optic axis of tourmaline crystal
जो टूरमैलिन क्रिस्टल के ऑप्टिक एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर होते हैं उनका सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर लेता है। देन इन दिस वे ये जो इमर्ज लाइट रे है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन होती है। देखो मैंने यहाँ नोट किया ये चीज, when ordinary light ray incidents on tourmaline crystal, then it absorbs vibrations of electric field vector which are perpendicular to the optical axis of tourmaline crystal। जो टूरमैलिन क्रिस्टल के क्या थे, परपेंडिकुलर थे ऑप्टिक एक्सिस के। Hence in this way of selective absorption, plane polarized light is obtained as shown in the figure। ठीक है, तो इस तरीके से डायकोरिज्म में क्या होता है, डायकोरिज्म टूरमैलिन क्रिस्टल है, उसमें टूरमैलिन क्रिस्टल क्या करता है, उन इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस को जो उसके ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं उनको क्या कर लेता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो जो बच गए वो पास आउट हो जाते हैं, और जो पास हुए ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो ऑब्टेन हुई है वो कैसी मिलेगी हमें, प्लेन पोलराइज्ड। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के तो वाइब्रेशंस हैं ये सारे, ये वाले जो प्लेन जो कि हमें विजुअल नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो डायकोरिज्म भी क्या है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है टू ऑब्टेन द पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम द अनपोलराइज्ड लाइट। नाउ कम ऑन द पोलराइड्स। व्हाट आर द पोलराइड्स? पोलराइड क्या है? पोलराइड इज अ डिवाइस which is used to polarize the light and also analyze the light। पोलराइज लाइट को पोलराइड्स जो हैं, पोलराइड क्या करते हैं, लाइट का पोलराइजेशन भी करते हैं और लाइट का एनालाइज भी करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आते हैं ये कि लाइट हमारी पोलराइज्ड लाइट है या अनपोलराइज्ड लाइट है या पार्शियली पोलराइज्ड है। विद द हेल्प ऑफ पोलराइड्स वी हैव ऑब्टेन्ड, वी कैन आइडेंटिफाई द लाइट इज पोलराइज्ड, unpolarized or partially polarized। So polarized क्या है? Thin commercial sheet which is used to obtain polarized light from ordinary light। किसके लिए यूज होते हैं ये? The commercial sheet है which is used to obtain polarized light from ordinary light। It works on the principle of dichorism। ये किस में वर्क करते हैं? डायकोरिज्म के सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में वर्क करते हैं। डायकोरिज्म सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, यहाँ एक लाइन और नोट कर सकते हो, पोलराइड्स आर ऑल्सो यूज्ड, किसके लिए यूज किए जाते हैं? आइडेंटिफिकेशन। वैसे इसका जो हम यूज बताएंगे उसमें नोट कर देंगे इसको। टू प्रिपेयर द पोलराइड, टू मेक द पोलराइड शीट्स, फर्स्ट वी प्रिपेयर, हम प्रिपेयर करते हैं एक पेस्ट, कोनाइन और कोनाइन नाइट्रोसल्फेट प्लस नाइट्रोसेल्यूलोज। तो हमने यहाँ एक पेस्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट वी प्रिपेयर ए पेस्ट कोनाइन नाइट्रोसल्फेट एंड नाइट्रोसेल्यूलोज। कोनाइन नाइट्रोसल्फेट और नाइट्रोसेल्यूलोज का एक पेस्ट बना लेते हैं और उसकी स्क्वीजिंग की जाती है थ्रू ए स्लिट, थिन स्लिट ले लेते हैं, उसको स्क्वीजिंग करते हैं इस तरीके से कि जितने भी क्रिस्टल है कोनाइन नाइट्रोसल्फेट के वो सब एक एक करके एक एक लेयर, सपोज करो जैसे कि एक गेहूं का दाना लेना यहाँ रख दिया, फिर ऐसे ही वहां रख दिया दूसरा, एक ही लेयर बन जाए एक एक दाने की ऐसे। तो ऐसे में उनकी स्क्वीजिंग स्लिट्स के थ्रू ऐसे की जाती है, थिन स्लिट के थ्रू, कि उनके ऑप्टिक एक्सिस सभी के एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, cellulose, this paste squeezes through a thin slit in such a way that optical axis of all crystal aligns parallel हो जाते हैं, aligns parallel to each other, okay। When ordinary light ray इंसिडेंट on it, जब ordinary light ray इन पर इंसिडेंट होगी, then by selective absorption मतलब डायकोरिज्म, it converts it into polarized light। ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? पोलराइज्ड लाइट्स में। तो पोलराइड्स है क्या? पोलराइड्स इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू obtain the polarized light from the unpolarized light। It is also used to identify the light is polarized, unpolarized or partially polarized। ठीक है, now let me discuss about the uses of polarides। क्या यूज है पोलराइड्स के? पोलराइड्स का सबसे अच्छा यूज है जो सामने से कभी कोई जैसे ट्रक आ रहा है, कोई व्हीकल आता है, तो उसका लाइट के फोकस को अवॉइड करने के लिए, टू सेव फ्रॉम द फोकस ऑफ लाइट। ड्राइवर को, जो ड्राइवर होता है उसको वहां एक सीट लगा के रखता है, ऊपर आपने देखी होगी, वो क्या एक्चुअली पोलराइड्स है। और जो हेडलाइट होती है वहां भी ब्लैक कलर की एक थिन शीट बनाई जाती है, तो वो क्या करता है? टू अवॉइड द फोकस फ्रॉम द लाइट। यूजेस ऑफ
पोलराइड्स, यूज ऑफ पोलराइड्स। पहला यूज क्या है? टू ऑब्टेन पोलराइज्ड light, polarized light from unpolarized second, to identify light is polarized, unpolarized or partially polarized, ठीक है। थर्ड, टू save the driver from the focus of headlight of vehicles। ये इसकी है पोलराइड्स की, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक कंप्लीट करते हैं। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया इस लेक्चर में? हमने इस लेक्चर में कंप्लीट पोलराइजेशन ऑफ लाइट डिस्कस किया है, ठीक है। अप टू पोलराइड्स तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेलास लॉ डिस्कस करेंगे और उसके बेस पर सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे। तो होपफुली नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा उसमें ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेसन नंबर 12, वेव ऑप्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से नोट्स तैयार करना। यही वीडियो की हेल्प से सारे नोट्स आपके तैयार हो सकते हैं। नोट्स तैयार करना, डायग्राम अच्छे से तैयार करने हैं आपको। ओके, सो एंजॉय द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।